एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 21 नवंबर 2021 को इसको कमीशन कर दिया जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री और माजेगांव डॉक लिमिटेड के जो CMD हैं उनकी उपस्थिति में ये सारी चीजें की जाएंगी। आपको पता है कि प्रोजेक्ट 15B स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के प्रोग्राम के तहत इसको बनाया जा रहा है और 4 इस प्रकार के जो डिस्ट्रॉयर हैं वो बनाए जाएंगे और कुछ 3-4 सालों में ये चारों डिस्ट्रॉयर कमीशन हो जाएंगे। आपको ये भी पता होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे और वो पिछले दशक में इंडक्ट किए गए थे और उन्हीं पे बेस्ड ये विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं वो अब बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला डिस्ट्रॉयर डिलीवर होने वाला है। इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके अलावा टॉर्पीडो इस्तेमाल किए जाएंगे। इस शिप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7400 टन का है। इसको जो पावर मिलती है वो 4 गैस टरबाइन से मिलती है जो कि कंबाइंड गैस एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, जिससे कि इसको 30 नॉट की रफ्तार प्राप्त हो जाती है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए इसमें फुल बीम सुपरस्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो हल की शेप है उसको भी चेंज किया गया है। मास्ट इसके प्लेटेड किए गए हैं। इसके अलावा इसमें रडार ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पेंट किया गया है जो कि एरिया जो भी डेक पर एक्सपोज रहता है उस पर। बात इंडियन नेवी की चली है तो इंडियन नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इंडियन नेवी चाहती है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, पर हमारे CDS का कहना है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, पर फिर भी नेवी इसकी तरफ आगे बढ़ रही है और अपनी प्लानिंग भी कुछ बताई है। हम लोग पहले जानते थे कि नेवी जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगी वो 65,000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाला उसको रिक्वायरमेंट है, पर अब ये कहा जा रहा है कि 65,000 टन से कम डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट से भी काम चल सकता है। तो इसमें ऐसा क्या नया होगा? नया इसमें ये होगा कि कम डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद ये उसी प्रकार कारगर होगा जिस प्रकार अभी के हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। नेवी ने थोड़े से प्लान में चेंजेस किए हैं। उनका ये कहना है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल और मैन्ड एयरक्राफ्ट दोनों ही अकोमोडेट करने लायक ये एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। जब उनके ऑफिशियल से पूछा गया कि क्या ये जो ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इस्तेमाल होंगे, क्या ये अटैक ड्रोन होंगे या सर्विलांस के लिए ओनली इस्तेमाल किए जाएंगे, तो उनका कहना था ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट करने के लिए होते हैं। इनकी वजन से ही एयरक्राफ्ट के साइज और उसमें कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने पायलट की रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं इनके द्वारा ले जाए जाने वाले एयरक्राफ्टों की संख्या पर। अगर ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि एयरक्राफ्टों का वजन कम हो जाएगा, उसमें जो जाने वाले पायलट हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। इससे ये एयरक्राफ्ट कैरियर छोटा हो जाएगा और कम डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से भी काम चल जाएगा और इसमें जो खर्चा है वो भी काफी हद तक कम हो जाने वाला है, ऐसा डिफेंस जानकारों का मानना है। दुनिया में अभी तक इस प्रकार का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया गया है, पर नेवी असेसमेंट कर रही है 15 साल बाद के सिनारियो का, क्योंकि अभी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाने बैठेंगे तो 10 साल कहीं नहीं गया और अभी नियर फ्यूचर में ये बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2-3 सालों में इसका मसौदा पास होगा, 4-5 सालों में इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा और 15 साल तो इसमें लग ही जाने वाले हैं। इसलिए कुछ ऐसा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाया जाए, नेवी का ऐसा मानना है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाया जाए जो कि उस समय अन्य देशों से कॉम्पिटिट करने लायक हो और अनमैन्ड एरियल व्हीकल से बेहतर चीज भविष्य में कोई नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपने LCA तेजस की। इसमें ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल अब किए जाना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है जो कि राफेल में लगकर आती हैं। हैमर मिसाइल, वैसे तो अगर हम पाकिस्तानी होते तो ये कह देते कि राफेल की टक्कर का एयरक्राफ्ट हमारा हो गया है तेजस एयरक्राफ्ट, पर हम इंडियन हैं, हम जानते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट राफेल से बिल्कुल भिन्न है और उससे इंफीरियर ही माना जा सकता है, पर इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राफेल में इस्तेमाल होने वाले जो हैमर मिसाइल्स हैं जो कि ऐसे मिसाइल होते हैं, इनका किट भी आता है। किसी ग्राउंड पे स्थित बंकर को नष्ट करने के लिए जैसे कि स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया जाता है, इजरायली बम जो है, इजरायली मिसाइल जो है, उसी प्रकार से ये फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला मिसाइल, तो उसको अब तेजस के लिए भी ऑर्डर कर दिया गया है, यानी कि तेजस में भी इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और इसको हम आगे देखेंगे कि तेजस में कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में तेजस के लिए इसको खरीदा जाएगा। जैसे कि हिसाब से पता चलता है कि तेजस को हम वॉर में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये सीधे सीधे दर्शाता है कि MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए तेजस ही होगा जो आगे आने वाले समय में काम करेगा। इस मिसाइल की या बम की जो मारक क्षमता है वो लगभग 70 किलोमीटर है और तेजस के द्वारा अगर किसी ग्राउंड टारगेट को नष्ट करना है तो 70 किलोमीटर दूर से ही इसके द्वारा
ऐसा किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट की। आपको पता है कि ये ट्रेनर जेट एयरक्राफ्ट है जिसको कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास चल रहा है न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी के द्वारा, और ये जो कोलैबोरेशन है वो HAL के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये एक स्टार्टअप फर्म है जिसको कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है कि हमारे जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल में तब्दील किया जाए। हर्षवर्धन ठाकुर जो कि HAL के लिए एक टेस्ट पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उन्होंने एक फोटो ट्वीट की जिसमें कि ये लग रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है, कॉकपिट की ये फोटो है जिसमें कि किरण MK2 के द्वारा ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म की जा रही है। सारे इक्विपमेंट दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल में तब्दील करने का जो प्रयास है वो रंग ला रहा है और ये अब बिना ह्यूमन के हस्तक्षेप के टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। बहुत बेहतरीन खबर है। इसके माध्यम से MiG-21, MiG-27 एयरक्राफ्ट, इसके अलावा किरण MK2 जो कि ऑलरेडी तब्दील हो चुका है, इनको ऐसे एयरक्राफ्टों में तब्दील करना है जो कि डिकॉय एयरक्राफ्ट का काम कर सकते हैं। अगर जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देना है कि ये कोई पायलट लेकर आ रहा है एयरक्राफ्ट, तो उनको चकमा देने के लिए इस प्रकार के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी लेने के लिए, उसका डिप्लॉयमेंट की जानकारी लेने के लिए भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दो खबरें हम लोग स्पेस से रिलेटेड कर लेते हैं। रशिया के द्वारा कल एक मिसाइल छोड़ी गई जिसके द्वारा उन्होंने अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट को नष्ट किया, यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल इनके द्वारा लॉन्च की गई और इनके द्वारा अपने सैटेलाइट को नष्ट किया गया, जिससे कि 1500 टुकड़े जनरेट हुए हैं स्पेस डिब्री के, जिससे कि ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7 एस्ट्रोनॉट हैं, उनकी जान पर बन आई है, ऐसा नासा का कहना है, अमेरिका का कहना है। इसमें 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है, इसमें 5 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स हैं और इनकी जान को खतरा है, ऐसा नासा का कहना है। वहीं रशिया का ये कहना है कि नासा से वो इस चीज पर बात करने वाले हैं और उनका भी ये कहना है कि 1400 से ज्यादा टुकड़े इससे जनरेट हुए हैं। सारे भाषण भारत को दिए जाते हैं। विश्व में अमेरिका और रशिया इस प्रकार के अनेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। अभी हाल ही में ये एक्सपेरिमेंट देखिए परफॉर्म कर दिया गया है। वहीं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की बात कर लेते हैं जो कि 7 सालों के लिए काम करने योग्य है और चंद्रमा का 100 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे चक्कर लगा रहा है। इसके द्वारा एक इमरजेंसी मनोवर परफॉर्म किया गया जो कि लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और ये भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। नॉर्थ पोल पे ये उससे टकराने वाला था चंद्रयान 2, इसलिए एक मनोवर परफॉर्म किया गया और इसका जो ऑर्बिट है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है, भारत के द्वारा उसको चेंज किया गया। यह घटना 1 महीने पहले की है, खबर अभी निकलकर सामने आई है। यह माना जा रहा था कि 20 अक्टूबर को ये जो हमारा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है और नासा का ऑर्बिटर है वो लगभग 100 मीटर की दूरी तक पहुंचने वाले थे, 100 मीटर की क्लोजनेस तक आने वाले थे और हाई स्पीड में घूमने वाले इस प्रकार के जो सैटेलाइट अगर इतने ज्यादा करीब आए तो उनमें कोलिशन हो सकता है, ये माना जा रहा था। उसका पहले ही असेसमेंट करके मनोवर किया गया और अब ये दोनों ही जो ऑर्बिटर हैं वो एक दूसरे से काफी दूरी पर हो चुके हैं और इस प्रकार का कोई भी कोलिजन का चांस नहीं लग रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।